हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के संक्षेप में जीवन परिचय, उनके दर्शन और उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में। यहाँ पे मैं उनके व्यक्तिगत जीवन परिचय के बारे में ना समझाते हुए इन सिंपल टर्म्स हमारे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और उसके अलावा गांधी जी को इन शॉर्ट हम उनके द्वारा उपयोग किए गए सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन जैसे मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर समझेंगे इन शॉर्ट नंबर 1 गांधी जी और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन और दूसरा गांधी जी और उनका दर्शन। शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी के जन्म से। जन्म में यहाँ पे मैं बहुत बात नहीं करूँगी, पर सिंपल इंट्रोडक्शन हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर में जन्म लेते हैं। गांधी जी दादा अब्दुल्ला के केस को लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं और साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। साउथ अफ्रीका में नस्लवेदी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा थीं। रेसिज्म यानी गोरे और काले का भेद, भारतीयों को अश्वेत मानते हुए काफ़ी ज़्यादा दुराचार का सामना करना पड़ता था और इन्हीं सभी मुद्दों के मद्देनज़र गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि मैं इस असमानता को, इस भेदभाव को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन की आगे भूमिका बनती है भारत में। भारत में गांधी जी लौट करके आते हैं 9 जनवरी 1915 को। भारत में ब्रिटिशर्स का राज रहता है और ब्रिटिशर्स भारत में अपना अच्छा खासा एकाधिकार जमा करके हमारे देश में शोषण कर रहे होते हैं। 1885 में भारत में कांग्रेस जैसी संस्था एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभर करके आती हैं। 1885 से बनी कांग्रेस में भारत के कई बुद्धिजीवी, पूंजीपति और बड़े व्यवसायियों का एक नेतृत्व भारत को मिल रहा होता है, लेकिन ये नेतृत्व अनुनय विनय की नीतियों तक ही सीमित रहता है। 1905 तक भारत में लाजपत राय, तिलक, घोष जैसे नेता यहाँ पर कुछ कड़ी चुनौतियों को सरकार के सामने पेश करना चाहते हैं। इसी के मद्देनज़र कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और मॉडरेट नीति का संचालन कर रही कांग्रेस यानी उदारवादी के मद्देनज़र चल रही कांग्रेस में एक दल बन जाता है मॉडरेटर्स का, जो कि अनुनय विनय की नीतियों पर आधारित है, और दूसरा रेवोल्यूशनरीज का यानी एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें कि लाला लाजपत राय और तिलक जैसे लोग शामिल हैं। बंगाल विभाजन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बड़ी भूमिका रही और उन्होंने उसी समय पे स्वदेशी आंदोलन को भारत में काफ़ी बड़े व्यापक क्षेत्र तक पहुंचाने का एक जिम्मा भी निभाया। तब तक गांधी जी भारत देश में नहीं हैं, पर जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आते हैं तो वो लड़ाई भारत की स्वतंत्रता की एक ऐसे हथियार के द्वारा लड़ते हैं जिसका नाम है अहिंसा और सत्याग्रह। ये अहिंसा और सत्याग्रह शब्द का क्या अर्थ है, इसे हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि महात्मा गांधी जी भारत में आए तो उन्होंने शुरुआत में कौन से आंदोलनों का संचालन किया। तो ये बात है सन 1917 की, जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। चंपारण सत्याग्रह बिहार का एक छोटा सा गांव है जहां पे किसानों में 3 कठिया पद्धति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा असंतोष था। वहाँ के एक लोकल लीडर राजू शुक्ल, शायद उनका नाम है, वो शुक्ला साहब गांधी जी को इनवाइट करते हैं और गांधी जी चंपारण जाकर के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और किसानों को ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर किसानों की मांग को मान लिया जाता है
और 3 कठीय सब जो पद्धति रहती है जिसमें कि यूरोपियन जो नील वगैरह थी इसकी खेती की जानी थी, उसके लिए फाइनली किसानों को छूट मिल जाती है कि हम यहाँ पर लगान पे नहीं करेंगे और इस पद्धति के लिए बाउंडेड नहीं है। इसी को भारत में पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के शस्त्र के रूप में भी जाना जाता है। तो चंपारण की 3 कठीय पद्धति की लड़ाई इन्होंने लड़ी और उसके बाद अहमदाबाद मिल में मजदूरों के लिए भी संघर्ष किया, जिसमें मजबूरन ब्रिटिश सरकार को 30% तक का बोनस देना पड़ा, 35% तक। इसके बाद एक और बड़ा आंदोलन हुआ गुजरात के बरदोली में, जिसमें किसानों के टैक्स को पे कर रेवेन्यू जो था ब्रिटिशर्स को देने वाला, तो उस रेवेन्यू को माफ़ कराया गया। उस समय पे सूखा पड़ता है गुजरात में और इस तरह से गुजरात के जो बरदोली वाला खेड़ा सत्याग्रह था जो कि 1917 में ही हुआ था, जस्ट अहमदाबाद मिल आंदोलन के कुछ दिनों के बाद। तो इस खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे भी बड़े नेता हमारे सामने आते हैं। ये तो कुछ ऐसे आंदोलन थे जो कि धीरे धीरे गांधी जी के अहिंसा के मार्ग के आधार पर अपने प्रभुत्व को स्थापित कर रहे थे। लेकिन जब हम बड़े आंदोलनों की बात करते हैं तो गांधी जी के बड़े आंदोलनों में आपको पता है 1920-21 में चला असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद दूसरा बड़ा आंदोलन जिसे सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट। इन तीनों की बात हम अभी करेंगे, पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि गांधी जी का दर्शन अहिंसा सत्य आखिर है क्या। गांधी जी के फिलॉसफी यानी दर्शन के अनुसार इन टर्म्स की एक अलग व्याख्या की गई है, क्योंकि अहिंसा यानी जो नॉन वायलेंस है, ये शब्द बुद्धिज्म और जैनिज्म में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। उसी से मिलता जुलता और एक व्यापक अर्थ को ग्रहण किए हुए गांधी जी के नज़रिए के अनुसार अहिंसा क्या है। अहिंसा का अर्थ गांधी जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो बलशाली है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए प्रतिरोध करने और उस पे शासन करने की क्षमता है, यानी बल है, शक्ति है, जिससे कि वो किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। इतना सक्षम है कि यह तय है कि सामने वाला व्यक्ति किसी फलाना बाहुबली के सामने कोई भी अहमियत नहीं रखता। तो गांधी जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति और सामर्थ्य है, उस शक्ति और सामर्थ्य के बलबूते पर यदि वह बलवान व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करता, उससे किसी भी तरह का मानसिक, शारीरिक, भौतिक कष्ट नहीं पहुंचाता, जबकि वो सक्षम है, लेकिन वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करता है, तो यह अहिंसा है। ठीक, तो ये गांधी जी के शब्दों में अहिंसा थी। इन शॉर्ट कहा जाता है कि किसी भी तरह से तन मन धन किसी भी तरह से किसी दूसरे प्राणी को तकलीफ ना देना ही अहिंसा है। दूसरा जो सबसे गांधी जी की फिलॉसफी में टर्म्स फेमस हैं, जिसका प्रयोग भारतीय आंदोलनों में किया गया है, वो सत्याग्रह। सत्याग्रह में सिंपल अर्थ है सत्यपूर्वक आग्रह, अपनी बातों के लिए सत्य के द्वारा आग्रह करना, और ये अहिंसा से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता और साथ लेकर के चलने वाला टर्म है। गांधी जी के अन्य सिद्धांतों में ट्रस्टीशिप यानी न्यायता का सिद्धांत और सहिष्णुता का सिद्धांत, इसके अलावा कई दर्शन इनकी फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं। हम अभी एक एक करके इन्हें देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता में योगदान।
1915 में के बाद चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद मिल हो चुका है। 1919 आने पर एक बहुत ही बड़ा भारतीय घटनाक्रम होता है। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कुछ दिनों पहले ही रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ लोग एक जगह पंजाब में अमृतसर में इकट्ठा होते हैं, शांतिपूर्वक वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पर अंग्रेजों द्वारा बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों के ऊपर बंदूक और गोलियों से वहां पर बौछार कर दी जाती है और कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। गांधी जी ने जब 1919 के इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध गांधी जी और बाकी भारतीय बड़े नेताओं ने किया, तो अंग्रेजों ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट भी बनाई। हंटर कमेटी एक बैठती, अपनी रिपोर्ट सौंपती है और जनरल डायर को निर्दोष साबित कर देती है। इसी के समानांतर गांधी जी और बाकी जो नेतागण थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी को दोषी ठहराया गया था। पर उस समय तक कांग्रेस इतनी मजबूत भी नहीं थी कि अंग्रेज उनकी रिपोर्ट को मानते। गांधी जी और बाकी नेताओं में और बाकी भारतीयों में ऐसे नरसंहार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रतिशोध था, काफ़ी गुस्सा था। और तुर्की में, जो कि टर्की कहलाता है, तुर्की में एक वहाँ पर अलग असंतोष चल रहा था, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य और खलीफा के मुद्दे को रखा गया था। गांधी जी ने इसे भारतीयों के हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए अच्छा अवसर माना और अपना असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरुआत करते हुए खिलाफत आंदोलन को भी भारतीय आंदोलन में शामिल कर लिया। दुर्भाग्य से 1 अगस्त 1920 को ही भारतीय राजनीति के जाने माने महापुरुष तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। भारतीयों से अपील की जाती है कि आप सरकारी नौकरियां त्याग दें, बच्चे स्कूल कॉलेज त्याग दें इत्यादि। असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी करके एक जगह है, जहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं कि कुछ गांव वाले एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। 4 से 5 की रात 12 बजे ये दुर्घटना हुई थी। गांधी जी को इससे गहरा आघात पहुंचा। हालांकि उसके पीछे भी एक कहानी है। गोरखपुर वाला जो ये मुद्दा था, चौरा चौरी वाला, इसमें कहते हैं कि कुछ भारतीय शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस ने उन पे लाठियां बरसाई थी और उसी के बदले में ये सब घटनाक्रम हुआ था। पर गांधी जी ने कहा अभी देश तैयार नहीं है और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद भारतीय राजनीति के घटनाक्रम में काफ़ी परिवर्तन हुए, जैसे कि 1924 में स्वराज पार्टी का गठन का होना, मोतीलाल और वहाँ पे अभी मुझे नाम बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है, बहुत बड़े नेता रहते हैं वो भी। तो स्वराज्य दल का गठन होता है और आगे चल करके 1927 में जब साइमन कमीशन आता है, तो साइमन कमीशन के आने पर उस समय पे पूरे भारतीय फिर से असंतोष से भर जाते हैं और फाइनली स्वाधीनता के लिए भारतीयों को लगता है हम खुद अपने लिए संविधान क्यों नहीं निर्मित कर सकते। कांग्रेस की बैठक 1885 से चल ही रही होती है और 1929 में पूर्ण स्वराज का ये भी कांग्रेस की एक मीटिंग में घोषणा कर दी जाती है। आगे चल करके गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। इतिहास में काफ़ी लोकप्रिय और काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में ख्याति प्राप्त करता है ये दांडी आंदोलन, जिसमें 79 लोग इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ कुल 79 लोग कहाँ जाते हैं,
79 लोग साबरमती आश्रम से निकलते हैं और नमक कानून तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और यहीं से शुरुआत हो जाती सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स अलग अलग चालें चलते हैं। आगे चल करके गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय, तृतीय होता है। सेकंड में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं और वो बहुत कोशिश करते हैं कई तरह की, जैसे कि भारतीयों को बिना टैक्स पे किए हुए नमक बनाने की आज़ादी दी जाए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की आज़ादी दी जाए इत्यादि। पर यहाँ पर उसी समय के एक घटनाक्रम में भगत सिंह पर, सुखदेव पर और राजगुरु पर जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उसको टालने में या फिर कहें हम हटवा पाने में गांधी जी वहाँ पर असफल रहे। कई भारतीय इतिहासकार इस सवाल को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और काफ़ी भारतीयों के मन में भी ये रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ये तो एक अलग मुद्दा है। गांधी जी के अलावा अन्य भी बड़े नेता उस समय भारत देश में थे, उन सब ने भी क्या किया भगत सिंह को लेकर के, इसके बारे में ये एक अलग चर्चा का विषय है, जिसे कोई बहुत विद्वान इंसान ही बहुत अच्छे से समझा सकता है। उस समय गांधी जी का ये कहना था कि मैं हिंसात्मक गतिविधियां जो भारत देश में हो रही हैं, यदि ये इन चीज़ों को सपोर्ट करूंगा तो बड़े लेवल पे शायद हिंसा फैले और लोग अहिंसा और सत्याग्रह को छोड़ करके गलत रास्ते पे चल पड़े। फाइनली सेकेंड गोलमेज सम्मेलन भी विफल रहा, थर्ड भी फेल ही हुआ और गांधी जी आगे चल करके अपने रचनात्मक प्रयोगों के द्वारा भारतीयों को राष्ट्र के एक सूत्रता में बांधते रहे। इस समय पे गांधी जी के प्रिय शिष्य जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका बराबर साथ दे रहे थे। 1938 में एक और छोटा सा घटनाक्रम है। सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, लेकिन कुछ विवादों के कारण वो भी उस पद को छोड़ देते हैं और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करने चले जाते हैं। अब यहाँ से गांधी जी की बात खादी, चरखा, इन सब के प्रयोगों में, रचनात्मक कार्यों में चल रही होती है। वक्त आता है आगे क्रिप्स मिशन का, जिसे कि गांधी जी डिनाई कर देते हैं और बाकी भारतीयों द्वारा भी उसको नहीं माना जाता। और स्वाधीनता की लड़ाई को तेज करते हुए 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था, करो और मरो, डू और डाई। याद रखिएगा, अहिंसा के मार्ग से गांधी जी कभी नहीं हटे। डू और डाई, उन्होंने ये नहीं कहा करो या मारो, उन्होंने कहा करो या मरो, डू और डाई, यानी अहिंसा अभी भी पूरी तरह से वहाँ पर है। अब आगे चल करके 1942 के इस आंदोलन में बड़े नेताओं को 0R ऑपरेशन के तहत ब्रिटिश सरकार जेलों में बंद कर देती है, जिसमें गांधी जी को भी पुणे की आर्वदा जेल में बंद कर दिया जाता है और ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन भारतीय जनमानस द्वारा संचालित किया जाता है। इस प्रकार गांधी जी 1915 से लेकर के 1945 तक अलग अलग तरह से भारतीयों को अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी मुस्लिम लीग गुस्सा होती है, कभी अंबेडकर जी दलित समूह को लेकर के, सभी को एक सूत्रता के राष्ट्र के धागे में बांधते हुए गांधी जी आगे चलना चाहते हैं। पूना पैक्ट के तहत भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भारत में, क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही बहुत ज़्यादा हिंदुत्व फिलॉसफी का असर था, इसके अलावा उन्होंने बाकी शास्त्रों और धर्मों का भी अच्छा अध्ययन किया था, तो गांधी जी भारतीयों को किसी तरह से पृथक नहीं होना देना चाहते थे। और जब ब्रिटिशर्स के द्वारा कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट आता है और डॉक्टर अंबेडकर उसका समर्थन कर रहे होते हैं, तो गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं और कहते हैं
कि किसी भी कीमत पे दलित हिंदू से अलग नहीं होंगे। मैं अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और मैं यहाँ पे प्रांतीय सभाओं में लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस जो रहती हैं वहाँ पर और उसके अलावा बाकी जो नेतृत्व है, निर्वाचन है, उसमें दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़वा दूंगा। और ऐसा किया भी जाता है। इस तरह से एक अलगाव वहाँ पे रोका जाता है। आगे गांधी जी 1947 में जब माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान में भारत के लिए प्रपोज़ल आ जाता है, अलग अलग राष्ट्र बट रहे होते हैं और 14 से 15 अगस्त 1947 की रात को भारत देश आज़ाद होता है, जिसमें कहीं आज़ादी का जश्न मन रहा होता है तो कहीं खून खराबा। गांधी जी इसी समय भारत में जो हिंसा फैली हुई थी उस समय पर दिल्ली में न होकर के, लाल किले की प्राचीर में भाषण न दे करके और बाकी उत्सवों में शामिल न होते हुए बंगाल की नोआखली में पहुंचकर एक बड़े भड़के हुए असंतोषजनक जो वहाँ पे रोष था, जो वहाँ पे दंगा हो रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो सफल भी हुए वहाँ पर। इस तरह से एक महान सादगी भरे जीवन को जीते हुए एक महान दर्शन जिसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, जो कि जैनिज्म की फिलॉसफी में भी है, उससे प्रभावित होते हुए बचपन से हरिश्चंद्र जी के नाटक से सत्यता का पाठ पढ़ते हुए और अपने जीवन में विभिन्न पड़ाव में विभिन्न प्रकार के उदाहरण और एक्सपेरिमेंट से गुजरते हुए गांधी जी ने भारत के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। दुनिया में काफ़ी महान लोग होते हैं, सभी का व्यक्तिगत जीवन भी होता है और किसी पे आलोचना करना और उंगलियां उठाना शायद सबसे सरल काम है, लेकिन किसी के जैसा बनना या किसी के आदर्शों पर चलना या उन आदर्शों के लिए खुद को प्रतिमानित साबित करना बहुत कठिन काम होता है। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, अस्तेय के मार्ग को यदि हम थोड़ा भी अपना सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि होगी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं जिनके लिए कभी डिटेल में फिलॉसफी में बताऊंगी। गांधी जी के अनुसार अस्तेय क्या था? जैनिज्म में अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, पर गांधी जी के टर्म्स में, फिलॉसफी में अस्तेय था किसी भी व्यक्ति का यदि किसी वस्तु या कहीं भी उसका हक है, अधिकार है, तो उसे किसी कीमत पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वंचित नहीं किया जाना ही अस्तेय है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का मतलब किसी भी व्यक्ति को मन, तन या किसी भी तरह से ठेस न पहुंचाना, तनिक भी कष्ट न देना अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार ट्रस्टीशिप यानी कि यदि आपके पास आपकी आजीविका, आपके संपूर्ण संसाधन, आपकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं तो समाज में कंट्रीब्यूट करना। गांधी जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति समाज के सबसे पिछले, सबसे अंतिम पायदान पर है तो उसे सर्वोदय सिद्धांत के अनुसार मुख्य धारा से जोड़ना। इस तरह गांधी जी अपने आप में एक व्यापक साहित्य हैं, एक व्यापक दर्शन है, एक व्यापक महान व्यक्तित्व हैं, जिनके सिद्धांत आज शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें हमेशा ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। ओवरऑल, इन शॉर्ट, गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए, गोरे कालों के भेद को वहाँ मिटाने की कोशिश की। 1915 में भारत आए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर जंग छेड़ी। चंपारण, खेड़ा, बरदोली और अहमदाबाद मिल, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों को लड़ते हुए, भारतीयों को एक करते हुए उन्होंने भारत को आज़ादी के मार्ग के लिए प्रशस्त किया।
ऐसे महान व्यक्तित्व को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।